बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। फाइनली हफ्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, हमारे लिए तो पहुंच रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सैटरडेज को भी काम करते हैं तो उनका दिल हम दुखा देते हैं जुम्मे को छुट्टी की बात करके, लेकिन इट्स ओके। आई मीन वन मोर डे एंड देन अ रिलैक्सिंग डे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको प्लान करते हैं और कुछ लोग ऐसे इसको जाने देते हैं। अच्छा, प्लान करने पे इमरान ने मेरी तरफ देखा और जो प्लान नहीं करते उनकी तरफ सामने उसमें मैं अपनी तरफ भी देख सकता हूँ, उसमें मैं भी शामिल। अच्छा, आपको पता है कि दिसंबर है स्टार्टेड, दिसंबर स्टार्ट, 1st of दिसंबर। मतलब आप क्या कहते हैं, हम शुरू के भीगा भीगा सा इससे शुरू करें? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि ये साल गुजर के वाला है, बस ये आखिरी महीना है एंड इट वाज सो कोई टाइम जैसे गुजर रहा है और समझ नहीं आ रही है कि वाकई हमने ये 2023 जैसे गुजारा है। अभी समझ ही नहीं आई कि इस साल में हमने किया क्या और दिसंबर स्टार्ट हो गया। इस पे हम बात करेंगे। वैसे बड़ी अहम रग छेड़ दी है इन्होंने, राग छेड़ दिया है। भीगा भीगा सा दिसंबर, बारिशें और स्मोक। देखते हैं स्मोक तो है ही। खैर, स्मोक की थोड़ी सी आपको अपडेट भी दे दें, लगे हाथों अब जिक्र कर ही दिया। लोग कहेंगे एक तरफ रोमांटिक दिसंबर है और एक जाने स्मोक की बातें कर रहे हैं। पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं यहाँ पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी थी, आपको याद है 2 हफ्ते पहले खत्म कर दी गई हैं। वो पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। हफ्ते के रोज जो तालीमी इदारे हैं बच्चों वो बंद नहीं होंगे, तालीमी इदारे खुले रहेंगे। आपको बड़े जहर लग रहे होंगे इस वक्त, है ना, बड़े जहर लग रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसे ही है। जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी बहाल रहेंगी। अब हम ताजरों को अच्छे लग रहे होंगे ये बात करते हुए। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको ये भी सुनकर मुबारक हो, 18 दिसंबर से 1 जनवरी हम इन्हें बड़े दिनों की छुट्टियां कहा करते थे अरमला हसन। तो इनकी भी आमद है और 2024 तक, जैसे कि हमने कहा 1 जनवरी तक ये इदारे बंद रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे रात और सुबह के औकात में अब धुंध का आगाज हुआ चाहता है, चूंकि दिसंबर आया चाहता है। बिल्कुल, मोटरवेज पर ट्रैफिक भी आपको पता है मुतासिर है। M3 समंदरी से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध की वजह से जो बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस ने कहा है कि जी मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। और ऑब्वियसली हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं गैर जरूरी तौर पर तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई जरूरत है तो घरों से निकले, क्योंकि अब ये स्मॉग तो है, इसके बाद फॉग बहुत ज्यादा होगी और ऐसे में मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करना इटसेल्फ बहुत डेंजरस होता है। बट स्टिल मेक श्योर करें कि तमाम हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करके आप सफर करें। ठीक है जी अरमला हसन, इससे पहले कि और कोई बुरी खबर दे, मैं आपको एक ना बुरी ना अच्छी खबर दे। नॉर्मल खबर है, पेट्रोल नॉर्मल खबर है, बैलेंस खबर है। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, कमी भी नहीं हुई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से ये 281 रुपये 34 पैसे मिलने वाला पेट्रोल शायद थोड़ा कम हो, नहीं हुआ। लेकिन हाई स्पीड डीजल के हवाले से आपको बताएं, उसको 7 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत उसकी 289 रुपये 71 पैसे है। सो आवाम जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनके लिए कुछ बेहतरी आएगी, वो नहीं आई है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी हुई है। 11.8 किलोग्राम का जो सिलेंडर है ये 3700 रुपये का हो गया है। ये भी गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वैसे LPG इसका हेडेक, मतलब अगर इस्तेमाल करते हैं बेचारे, उनके तो बजट बहुत अपसेट होते हैं। सर्दियों में अनफॉर्चुनेटली गैस का मसला रहता ही है। चलें जी, इस पे ऑन एंड ऑफ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर में इंतखाबात की। ओके, तो जनाब इंतखाबात बहुत जोर की, कहते हैं ना जैसे एक वेव चलना शुरू हो गई। अब ऐसा लगता है कि माहौल बन रहा है। तो इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं जहां सियासी जमातें अब एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। बाकायदा तौर पर जो महाज है वो खुल रहे हैं। ये जो मनाजिर हैं ये हम आपको पीपल्स पार्टी के एक पब्लिक गैदरिंग के दिखा रहे हैं। अब हम अगर ओवरऑल बात करें तो एक ही पार्टी के सियासी रहनुमा कई दबे और कई जगह पे कहीं खुले खुले अल्फाज में एक दूसरे पर तनकीद करते नजर आते हैं। खासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी का जिक्र हो ही रहा है तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब, इनमें इख्तलाफात का शोर पिछले दिनों में बहुत ज्यादा था। कल जब दोनों बाप बेटा आए तो दोनों ने एक दूसरे को इंडोर्स किया। बिलावल ने अगली बारी फिर जरदारी के नारे लगवाए और जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल हमारा मुस्तकबिल का लीडर है। तो इसलिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पगड़ी कहते हैं उसे? हाँ, कुछ रिवायती। तो जनाब टीवी स्क्रीन पर PTI के जो चेयरमैन है उनके हवाले से भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान बतौर उम्मीदवार और निगरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तौर पर नामजद तो हुए। उम्मीद है कि 2 दिसंबर को
जो इंतखाबात हैं उसमें वो मुंतखब भी होंगे, क्योंकि कानूनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब और खान साहब की अहलिया की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसकी तस्दीक भी खोसा साहब ने की है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पार्टी की क़यादत के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा और उनकी जो नंदई कहते हैं ना, हस्बैंड की जो उनके दरमियान कुछ झगड़ा चल रहा है इस वक्त। तो कुछ इख्तलाफात बहरहाल है, उस ऑडियो से ऐसा मालूम होता है। हाँ जी, उस ऑडियो की बात हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि पीटीआई की जो फैमिली है या सियासत है इसमें कुछ गड़बड़ है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसमें भी कुछ सब अच्छा जो आपको नजर आ रहा है, कुछ अच्छा हो सकता है, हो कुछ ना हो। महंगाई जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, जिस पर पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून पर बहुत खुलकर तनकीद करती है, ब्लेम करती है। अब लीगी रहनुमाओं के भी बयानात कुछ नजर आ रहे हैं। कल मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है दानियाल चौधरी साहब, उनका बयान सामने आया जिसमें कहा कि वह महंगाई की जिम्मेदारी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है एहसन इकबाल पर उन्होंने डालते हुए नजर आए। दानियाल चौधरी साहब ने कहा कि महंगाई की वजह से एहसन इकबाल की मुकम्मल जो कह ले महंगाई की जो वजह थी वो नाहिली थी। अगर पार्टी ने नोटिस लिया होता तो एहसन इकबाल साहब को बरतरफ कर दिया जाता। ये थी पार्टी में इख्तलाफात की बातें, इसी पे हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली ये जो सारी सियासी जमातें इस कैंपेन और इस बयानबाजी में कहीं अपने ही वो कहते हैं फौजी मारने पे आए हुए क्यों हो रहा है ये, इसी पे तज्जिया ले लेंगे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है, हमारे बाकायदा हिस्सा बनते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी सारी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे, कल हम जरा पीपल्स पार्टी की उस जो एक गैदरिंग थी उसी के हवाले से करते हैं। कुछ हमने इख्तलाफात की खबरें सुनी थी, कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था, और कल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ आपस में ऐसे नारों का तबादला किया, कुछ ऐसी चीजें हुई। क्या आपको लगता है कि तासुर खत्म हुआ है? देखें जी, ये तो तासुर बिल्कुल ठीक था। अब ख़त्म वक्ती तौर पे हो गया है और उसमें बहुत बड़ी मसलहत है। मसलहत यही है कि इस मुल्क पे जो हुक्मरान तबके हैं, हुक्मरान घराने हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो उसी में उनकी बका है। लिहाजा उन्होंने, और मैंने इस पे आप ही के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2 दिन पहले एक मजमून भी लिखा, और उसमें मैंने बुनियादी तौर पे ये लिखा कि ये एक मुख्तसर इनका आपस में टकराव होगा और दुबई में जाके सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह है उनके मफादात, पार्टी के सियासी मफादात, और वो आई थिंक जब तक सियासी मफादात मुकद्दम रहेंगे, इनके अपने सियासी मफादात कौमी मफादात पे, उस वक्त तक ये सब लोग इकट्ठे रहेंगे। ये एक ऐसा जहनीत है, माइंडसेट है, चाहे वो दूसरा हमारा शरीफ घराना है या जरदारी घराना है या भुट्टो या गिलानी, चीमे, चट्टे, ये सब उस जहनीत की नुमाइंदगी करते हैं जिसने आज पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया कि वर्ल्ड बैंक के एक सीनियर अफसर ने, जो कि जनूबी एशिया के इंचार्ज है मार्टिन रेजर, उन्होंने अब खुल के ये बात कर दी कि पाकिस्तान की सियासी फौजी अशराफिया को ये फैसला करना है कि उन्होंने इस मुल्क में इस्लाहात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब वक्त बहुत नहीं है, हालात इस तरह मजीद नहीं चल सकते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये जो लाडला का टैग है, मैं जब भी अब अखबार हम खोलते हैं, जैसे परवेज इलाही की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि अब इनके लाडला होने में कोई शक है, इनकी फौरी रिहाई से पता लगता है। तो ये जो इनकी मुखालिफ जमातें, खासतौर पे तहरीक इंसाफ है, उनको नवाज शरीफ साहब के लाडला होने पे एतराज़ है या अपने लाडला ना होने के मसाइल हैं उनको, कि हम क्यों नहीं हैं या हमें क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इससे पहले उनकी लीडरशिप भी मुसलसल दावत तो देती रही है, पहले तनकीद और फिर दावत देती रही है कि हमसे बात करें, किसी सतह पे भी बात हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब का चेयरमैन ये भी कहते रहे। इस पे क्या कहेंगे आप? वो देखिए, बस अब जो कल के हीरो थे वो आज जीरो हैं, और जो कल के जीरो थे वो हीरो बन गए हैं। और पाकिस्तान में ये खेल काफी अरसे से चल रहा है। आपने वो WWF में जो रेसलिंग के शायद देखे होंगे, जी जी जी, कि जो जिसको विलन के तौर पे पेश किया जाता है कल तक, वो आज का हीरो बन जाता है, और आज का हीरो कल का विलन हो जाता है। सो पाकिस्तान में भी यही खेल चल रहा है। और जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें बुनियादी वजाहत मैंने यही की कि जब तक ये लोग दूसरे अपने मुखालफीन के खिलाफ एक्शन में दूसरों का साथ देते रहेंगे, बजाय इसके कि आपस में एका करें, इत्तेहाद करें, और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनके सामने खड़े हों, ये लोग अपनी सियासी कुव्वतों को ही
अंडरमाइन करते रहते हैं, टांगे खींचते रहते हैं। गुल साहब, फिल्मों की दुनिया में तो जब हीरो विलन बनते हैं या विलन हीरो बनते हैं, अक्सर स्टोरीज तो तब्दील होती रहती है, स्क्रिप्ट आई मीन, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बदलते रहते हैं, नए डायरेक्टर आते हैं, नए प्रोड्यूसर्स आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स नहीं बदलते, हीरो और विलन बदलते हैं। नहीं, जो WWF है वहाँ पे डायरेक्टर मालकान वही हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान की भी हालत कुछ बस ऐसी है, मालकान डायरेक्टर्स एक ही हैं, बस वो प्लेयर्स दरमियान में रिंग के अंदर जो आते हैं वो बदलते रहते हैं, उसकी वजह से इसको रोमांटिक साइड से उठा के इम्तियाज गुल साहब ने WWF की तरफ कर दिया कि ये खाड़ा है, ये कोई नो रोमांस एनीमोर। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब ये जो हम कल एक मुबैयन ऑडियो की बात कर रहे थे जिसमें बुशरा बीबी साहिबा की और लतीफ खोसा साहब की एक ऑडियो आई जिसमें कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, बज़ाहिर तौर पे लग रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ऑब्वियसली जो ऑडियो की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब खोसा साहब ने इसकी तस्दीक भी की है। आपको लगता है कि गौहर जो खान साहब है उनकी नामजदगी को लेकर पार्टी के अंदर कुछ रिजर्वेशन या कुछ कंसर्न्स मौजूद हैं? देखिए, पहली तो बात है, हमें इस फोरम से, मैंने मालूम नहीं आपके या एक और प्रोग्राम में यही कहा कि ये जो ऑडियो वीडियो का गंदा कारोबार है, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। डेफिनेटली, ठीक है। एक गैर कानूनी काम है, लोगों के प्राइवेट गुफ्तगू गैर अखलाकी है पब्लिक करना। अब जहाँ तक इख्तलाफात की बात है, एक पार्टी है जो कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर दी गई है और उसकी वजह से लोग बेचारे, कई लोग मजबूरन छोड़ रहे हैं, कई लोग खुशी से छोड़ रहे हैं। उसमें अब जब पार्टी की क़यादत का और सबसे बड़ा जुल्म जो था या ज्यादती है वो ये कि जी उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इंट्रा पार्टी आप इलेक्शन करवाएं। आज से पहले कभी किसी पार्टी को ये नहीं कहा गया, ना ही किसी इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी पार्टी के इंतखाबात को इंट्रा पार्टी जो होते हैं उसको कलअदम करार दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में एक और नया चैप्टर लिखा गया है और इसके कॉन्टेक्स्ट में अब जाहिर है फिर मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसमें इरफान जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने मेरे ख्याल थोड़ी सी इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। वो चूंकि पश्तून हैं, जज्बाती हैं, वो ज़रा अपने कद से ज़्यादा खेल गए चंद मामलात में, तो उससे एक शुरू हुआ है इख्तलाफात का सिलसिला। और वैसे भी इख्तलाफात तो देखें हर पार्टी में होते हैं, वो अलग बात है कि दूसरी पार्टियों में उसको चुप करा दिया जाता है जबरदस्ती। अच्छा, यहाँ पे अभी चूंकि जिस चुप कराने वाला है वो बेचारा खुद बंद है, कुछ कह नहीं सकता, तो उस वजह से पब्लिक में ये सारी बातें आ गई हैं, पीछे से हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने जिंदगी और मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक पार्टी जारी बात है सियासी तौर पर कि जिंदगी और मौत के दोराहे पर है कि वो कैसे चलेगी, तो मैं अगर आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल करूं कि 8 फरवरी को आप इस पार्टी की क्या पोजीशन देखते हैं? जो जिस तरह की तब्दीलियां रुनमा हो रही हैं लीडरशिप के हवाले से, मुश्किलात का भी शिकार है, ओब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात खराब हो गए, दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। चेयरमैन उनके जेल के अंदर है और वो चेयरमैन भी नहीं रहे अब जिन्होंने पार्टी बनाई। तो 8 फरवरी को या 7 फरवरी को कहां खड़ी देखते हैं आपकी पार्टी? आपको क्या लगता है? अच्छा, पहले तो मैं आपके अल्फाज दुरुस्त कर लूं। मैंने कहा कि जिंदगी और मौत की जद्दोजहद से में मुब्तला कर दिया गया है, कर दिया गया नहीं है, ठीक, मुब्तला कर दिया गया है या दो चार कर दिया गया है इस कश्मकश से। ठीक। दूसरी बात, जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, 8 फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं या तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे या अगर डालेंगे तो उन्हीं उम्मीदवारों को देंगे जिनको जो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। इसमें तो इस वक्त कोई शक नहीं है। अब वो अलग बात है कि चूंकि पूरा अगर निज़ाम जो स्टेटस को है, इस निज़ाम के शराकतदार सिविल मिलिट्री, उन्होंने अगर ये तहैया कर रखा है कि PTI के किसी बंदे को हमने आगे नहीं आने देना, तो जाहिर है बाइख्तियार लोग हैं, छड़ी भी उनके हाथ में है, बंदूक भी उनके हाथ में है और कंप्यूटर भी उनके हाथ में है। तो उसमें अब वो कॉन्टेस्ट, मेरा ख्याल है कॉन्टेस्ट नहीं है। जिस तरह इंतखाबात होते हैं, जब तक एज सुन एज पॉसिबल इनको फ्री रन नहीं दिया जाता, इन पे मुकदमों की भरमार, जो मुकदमे हर रोज़ नया एक मुकदमा दायर हो जाता है, जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी, इस पार्टी को उसमें शुमार भी किया जाना चाहिए। यानी इंतजामी मशीनरी के जरिए एक पार्टी को, मैं फिर कहूँगा कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में अगर मुब्तला कर दिया जाए, ऐसे बना के पेश किया गया है, तो उसमें जाहिर है वो तो फिर ले दे कि वही हमारी 2 पार्टियां रह जाती हैं जो आप पब्लिक ओपिनियन पोल्स में जाएं
जिस फोरम पे भी आपने देखे होंगे कि वो 70-75% वो पीटीआई के हक में जाते हैं, 10-15% PMLN के हक में लोग वोट देते हैं, बाकी 2-4% पीपल्स पार्टी को मिल जाते हैं। और उसके बावजूद ये लोग भड़कें इतनी मार रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो वोट का फैसला, इंतखाब का फैसला उन वोटों की बुनियाद पे गालिबन नहीं होगा जो वहाँ पे डाले जाएंगे, फैसला कहीं और होगा। फैसला कहीं और होगा। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, इस सारी सिचुएशन में एक अवाम भी है और उस अवाम के बहुत सारे मसाइल भी थे, और उस पीडीएम हुकूमत जिसने महंगाई को बहुत चैलेंजिंग कहा था, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पे काफ़ी तनकीद की है इस महंगाई को लेके। कल नियाल चौधरी साहब जो कि नून लीग के हैं, उन्होंने ही अपनी ही पार्टी के एक जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी एहसन इकबाल साहब की, अगर नोटिस लिया जाता तो उनको बरतरफ कर दिया जाता। तो ये अपनी पार्टी के अंदर अपनी हुकूमत के दौरान जिस महंगाई के ऊपर ये बात हो रही है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है जी, अवाम के मसाइल तो जूं के तू खड़े हैं ना। जो गुज़िश्ता 1.5-2 बरसों के दौरान जितनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई एक हुकूमत को तब्दील करके, उसमें जो मौजूदा हालात हैं उस तब्दीली का उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा है जो पाकिस्तान के इस वक्त ख़राब हालात हैं। कोई माने ना माने, लेकिन मुझे तो कुछ मईशतदानों ने ये कहा कि जो तब्दीली हुई है वो 2/3 जिम्मेदार है पाकिस्तान की मौजूदा इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान के मौजूदा कर्जों की सूरत हाल की। अब इल्ज़ाम इसको दे दें उसको दे दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मसला ये है कि क्या हमारी, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस मुल्क की सियासी फौजी अशराफिया इस्लाहात पे राज़ी है कि नहीं, अगर राज़ी नहीं है तो फिर यही होगा कि आप देखें ना 8-9 अगस्त तक ये इकट्ठे थे, आज फिर पीपल्स पार्टी, जरदारी, बिलावल, शाहबाज, एहसन इकबाल एक दूसरे को अमलन गालियां दे रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह अभी बड़ा जल्दी ये गालियां पे भी आ जाएंगे। जो ये इल्ज़ाम लगाया करते थे पीटीआई पे, वही इल्ज़ामात ये अभी आपस में उसका तबादला होगा, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नेंस की है 15 साल की मिसाली गवर्नेंस मिसाल के तौर पे सिंध में हुई है, या ये 35 साल से ज़्यादातर यही हुक्मरान रहे, दूसरा घराना जो है वो पंजाब में रहा है, तो जो मिसाली गवर्नेंस है उसमें दिखाने को कुछ नहीं है। और क्या होता है कि आप यानी इनकी सियासत ले दे के और हमारे चैनल्स की भी सियासत ले दे के इस पे रह गई है कि जरदारी ने ये कहा, भुट्टो ने ये कहा, ऐसा क्यों कहा, शहबाज ने, नवाज ने ये कहा। यानी हम शख्सियात की शख्सियत परस्ती में और शख्सियात पे बहस में लगे हुए हैं। आम आदमी बेचारा कहाँ काउंट लेकिन करता है? उसमें तो फिर उसमें तो गुलशन कतई कलामी फिर कोई अमर माने नहीं है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जीत जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं जैसे कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया, तो वो तो तकरीबन पूरी तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गई है। इवन वसीम अकरम प्लस तहरीक इंसाफ में नहीं है, चेयरमैन पीटीआई जिनको कहते थे। तो फिर उस लिहाज से तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी मकबूल होनी चाहिए लोगों में, चूंकि लोग तो सारे वही हैं जो 3-3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहे, तकरीबन वही हैं। देखिए, लोग आम आदमी बड़े मुखलिस होते हैं। वो मुखलिस लोगों के पीछे जाते हैं, लोटों के पीछे नहीं जाते हैं। और अब तो लोटों का कारोबार पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को पहचान होगी कि कौन सा लोटा नंबर 1 है और कौन सा नंबर 2 है। लिहाजा इस्तेकाम पार्टी हो, ये तो वो हैं प्लेडो की तरह। शायद मैंने पहले भी कहा था कि इनको आप जिस तरफ मरोड़ना चाहें मरोड़ लेंगे, जिससे जो शक्ल आप इनकी बनाना चाहें बना लेंगे। ये बस इशारे के मुंतज़िर होते हैं। अब लोग पाकिस्तान के इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। आप उनमें पैसे दे के वोट तो ले लेंगे, जो सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, जो आपने 4-5 साल कमाया होता है, अरबों रुपए कमाए होते हैं, उसमें से 4-5 करोड़ लगा के ये वोट खरीद के और जीत जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। तो ये बेहतरीन इंतकाम यही होता है कि आप अपने 4-5-6-10 करोड़ खर्च करके और अपनी दोबारा निशिस्त हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमने इलेक्शन के जरिए हम जीत के। आई होप आई हैव टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। लास्ट मिनट। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल मुख्तसर, ये भी फिर इमरान खान साहब जिनकी हम बात करें, उन्होंने फिर किसी के ऊपर एतमाद का इजहार भी तो नहीं किया ना, किसी सियासी चेहरे के ऊपर जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो लॉयल हैं उनके, कि उनमें से किसी को चेयरमैन बना देते। ये मैं बात इसलिए करूं गुल साहब कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे फिर बात तो कर सकते हैं, सियासी तौर पर गुफ्तगू को तो आगे बढ़ाते हैं कि ये जो ज़ेर अताब है पार्टी, जिसको बकौल आपने के इस दौराए पर ला खड़ा कर दिया गया है, वो कहीं इससे निकल पाती है। ऐसा कोई सियासी चेहरा वो नहीं लाए सामने, वो एक वकील साहब को सामने लाए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि किसी सियासी शख्सियत पर एतमाद बेहतर होता है इस मामले के अंदर?
नहीं, उसमें देखें, अव्वल तो बात यह है कि किसी भी डॉक्टर को, इंजीनियर को पार्टी का सरबराह बनाना है, इसमें ममानियत क्या है? क्या दूसरी पार्टियों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील नहीं है? दूसरी बात यह है कि जितने भी इनके करीब लोग हैं वो या अंडरग्राउंड है या उन पे 3-3 दर्जन 4-4 दर्जन मुकदमे हैं। और अगर मुकदमे ही, आपने जो मैंने शुरू में बात कही कि मुकदमों का सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, यानी असद उमर को मजबूरन निकलना पड़ा कि उनके खिलाफ कोई 34 मुकदमे हैं, फवाद चौधरी को जाना पड़ा कि उसके खिलाफ 45 मुकदमे हैं, इस तरह शिबली फराज हैं, जितने भी लोग हैं, शंदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, महमूद रशीद साहब अभी तक जेल में हैं, वो एजाज चौधरी साहब अभी तक जेल में हैं। किसको करें ये? तो जिसको या कोई जेल में है या अंडरग्राउंड है या लाएंगे तो दोबारा जेल चले जाएगी, के खिलाफ एक एफआईआर आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आगाही या अवेयरनेस फैलाई जाए। बीमारी से लड़ने वाले जो मरीज हैं उनके अंदर हिम्मत, हौसला और इनकरेजमेंट उनको हो इस हवाले से। और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एड्स का जो आलमी दिन है पहली मरतबा 1987 में मनाया गया और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 33 मिलियन से ज़ायद अफराद जो हैं वो HIV से मुतासिर हुए हैं और ये हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद एड्स से उनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान एशिया का दूसरा मुल्क है जहाँ एड्स का जो मर्ज है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद लोग HIV से मुतासिर हैं, उनमें ज़्यादातर मर्दों की तादाद है। दुनिया भर में जी एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद में 32% कमी आई है, जबकि पाकिस्तान में केसेस हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और हमने सोचा है कि इस हवाले से इस पे इन डिटेल बात की जाए कि इस बीमारी से आगाही कितनी ज़रूरी है और फिर प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट और दीगर चीज़ों पर भी बात। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हम एशिया में दूसरे नंबर पे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान में एड्स के मरज का। इसमें जिनसी बेरारवी एक बड़ी वजह है जी। उसके अलावा ये जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल है या ब्लेड का इस्तेमाल है जिसमें हम एहतियात नहीं करते, वो हमें मौत की तरफ लेके जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से पूछते हैं कि वो हमें क्या गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट एड्स। बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं है और बहुत सारे लोग वो गलतियां जिसकी वजह से एड्स होता है वो किए चले जाते हैं, इसलिए कि उनको इल्म नहीं है कि ये उनको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा जो मौत का सबब बन सकती है। मैं चाहूंगा कि आप वाज़ेह तौर पे जरा एड्स को एक्सप्लेन करें। एड्स है क्या, ये कैसे होता है? अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, एड्स या HIV जो है ये एक बीमारी है जिसके अंदर ये जो वायरस है ये आपके अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत पे हमला करता है, यानी कि आपके अपने ही सिपाहियों पे ये हमला करता है। और शुरू के दिनों में चूंकि आपकी फौज बहुत बड़ी होती है, आपको कोई शिकायत नहीं होती, मगर जैसे जैसे आपके सिपाही कम होते रहते हैं, फौज छोटी होती रहती है, तो इवन माहौल के जरासीम भी आपको तंग करना शुरू करते हैं। और जब ये वाला स्टेज आता है जब आपके इवन इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो उसको फिर हम एड्स कहते हैं। तो एड्स याद रखें HIV का आखिरी स्टेज है। हर बंदे जिसको HIV है उसको एड्स नहीं होती, बल्कि हमारा गोल ही होता है कि लोगों को एड्स से बचाएं और उनकी इम्यूनिटी को वापस लेके आएं। ओके, यानी एड्स बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है। ओके डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर अभी हम जिस तरह स्टैट्स थोड़े से हमने तो जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी हमने शेयर किए, तो आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए, पाकिस्तान एशिया के दूसरा मुल्क है जिसमें एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान इस जैसे मर्ज के ऊपर अभी तक काबू नहीं पा पाया और इसकी जो परसेंटेज है वो हर साल बढ़ती ही है? जी बिल्कुल। तो HIV की जो शरह है पाकिस्तान में वो बढ़ रही है और उसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि याद रखें जब हम बोलते हैं कि हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख के जितने भी HIV के मरीज़ हैं वो हम एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन के जितने लोगों के बारे में हमको मालूम है और कितने और लोग ऐसे हैं जिनको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है लोगों का जिनको ये बीमारी है, जिनको अभी ये भी नहीं पता कि उनको ये बीमारी है जब तक उनका इलाज हो सके।
दूसरी चीज ये कि ये बीमारी जैसे कि आपने पहले बताया कि जिनसी ताल्लुकात से तो फैलती है, मगर पाकिस्तान में एक बड़ी रीजन इसकी फैलने की ये भी है कि लोग इंजेक्शन लगवाते हैं एंड अगर सिरिंज रीयूज हो रही हो इवन डॉक्टर के पास या किसी भी क्लिनिक या छोटे कंपाउंडर के पास, तो वो ये बीमारी एक से दूसरे को फैलाते रहते हैं। एंड ये हमने रतोदरा में देखा था जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है HIV की। और तीसरी चीज याद रखिए कि हर 10 में से कोई एक शख्स ऐसा है जिसको HIV है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये बीमारी लगी है। तो अगर आप ब्लड लगा रहे हैं और आपको नहीं पता कि सही स्क्रीन ब्लड है कि नहीं है, तो उससे भी ये लग सकता है। जिनसी बेरहरवी कितनी बड़ी इसकी वजह है डॉक्टर साहब? क्योंकि बहुत सारे हमारे शहरों के अंदर भी और शहरों से बाहर भी अगरचे के कानूनी तौर पे ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है इस अमल को, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं और उस वजह से फिर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है और उन इलाकों में ज़्यादा फैलती है जहाँ पे वसाइल की कमी होती है, गुर्बत ज़्यादा है, या लोग दूर दराज इलाकों की हम बात करें शहरों के अंदर भी। ये कितनी बड़ी वजह है? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कोई पॉलिसी काबिल अमल हो सकती है या अपने तई बस एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि आपने अपना जो सेक्सुअल डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखना है, वो आपको एड्स की तरफ ले जाएगा? तो इसमें 3-4 चीजें हैं बहुत जरूरी। एक तो ये कि याद रखिए हमारे पास बिल्कुल शुरू में जो केसेस आए थे, अब मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, वो तो सब आए थे जो दूसरे ममालिक से इधर आए थे। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था केसेस का, वो एक्चुअली हमारे ड्रग यूजर्स में से था जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बड़े शहरों में हर 3 जिनको जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनमें से 1 या 2 को HIV है। तो इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होना शुरू हुआ है एंड ये भी बहुत बड़ी वजह है इसके फैलने की। मगर याद रखें कि अब हम ये बीमारी हर खित्ते में देख रहे हैं, हर एज ग्रुप में देख रहे हैं, बूढ़े लोगों से लेकर बच्चों के अंदर। एंड इसके अब फैलने की वजह जो है वो यही पोर प्रैक्टिसेस अस्पतालों वगैरह के अंदर। ओके और ये बड़ी वजह, यानी कि आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, खासतौर पे दांतों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अक्सर वो आलात ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिस लोगों को। डॉक्टर साहब, निशानियां क्या हैं? एक एड्स का जो मरीज है HIV का, उसको क्या ऐसे सिम्टम जाहिर होते हैं जिससे लगता है कि अब इसको एड्स हो चुका हुआ है? थोड़ा इस हवाले से हमें एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मगर एक बात सॉरी मैं बताना भूल गया, इसके दूसरी वजह ऑब्वियसली ये जिनसी ताल्लुकात से फैलने की ये है कि लोगों को आगाही नहीं है कि इसको रोकें कैसे। जब मैं लोगों को बता रहा होता हूँ तो ना इसकी बात घर पे होती है, ना इसकी बात स्कूलों में होती है और दोस्तों में भी नहीं होती, तो किसी को पता भी नहीं कि उनको क्या क्या एहतियात करने की जरूरत है और ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, इस बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, जो इनके सिम्टम है इसके थोड़े से मुश्किल है बिकॉज होता है कि शुरू के दिनों में तो आपको कोई सिम्टम नहीं होते क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। मगर बाद में फिर आपके जो सिम्टम लोगों को डेवलप होते हैं वो वजन कम होना जिसकी वजह समझ में ना आ रही हो, डायरिया जो रहना, जिनको टीबी होती है उनके अंदर हमेशा HIV हम चेक करते हैं क्योंकि टीबी HIV दोनों अक्सर साथ साथ जारी होते हैं। इसी तरह से कुछ कैंसर्स जो है वो HIV में कॉमन है, किसी को कैंसर है तो उनको चेक करने की जरूरत होती है। मगर बहुत ही लो थ्रेशोल्ड, यानी कि एज अ डॉक्टर हम बहुत जल्दी HIV टेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छी बात ये कि इसका इलाज बहुत अच्छा है हमारे पास और इलाज से ही बीमारी रिवर्स हो जाती है। एंड नाउ इट्स क्योरेबल, राइट? अब तो काबिल इलाज है एड्स। जी, तो क्योरेबल तो नहीं, यानी कि दवाइयों से ये जिस्म से खत्म तो नहीं हो सकता, मगर बिल्कुल इनकी दवाइयों से ये बिल्कुल ही हम इस बीमारी को बिल्कुल दबा सकते हैं टू द पॉइंट कि आपकी इम्यूनिटी कुत मदाफे बिल्कुल वापस आ जाती है, आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। और एक दफा आप दवाइयों पे हैं तो आप किसी को दे भी नहीं सकते, यानी कि अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। माहिर वबाई इमरान, एड्स के बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे। नेशनल आइस हॉकी प्लेयर फैजान अली साबिर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कौमी आइस हॉकी में गोल्ड एंड सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जो आइस हॉकी है इसकी चैंपियनशिप का इनेकाद आइंदा साल 2024 जनवरी में होगा और इसका 3रा सीजन खेला जाएगा। हमने सोचा कि इन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, गोल्ड एंड सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, तो फैजान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एग्जैक्टली, फैजान इज लाइव विद अस फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे हम बात करते हैं। फैजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग और थैंक यू इन एक्सप्रेसो। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। फैजान, सबसे पहले तो अपने करियर के हवाले से बताइए। एक तो हमें बड़ा अच्छा लगा आपने नेशनल आइस हॉकी के अंदर, यूजुअली हम कम सुनते हैं, ये कहाँ पे खेला आपने? ये जो आपने टाइटल जीता है, सोने और चांदी का तमगा अपने नाम किया, और अपने करियर के हवाले से भी बताइए कब से खेल रहे हैं आप आइस हॉकी?
ये जो आइस हॉकी और जो मेरा करियर है ये एक्चुअली हमने 2021 से स्टार्ट किया था, लेकिन जो गोल्ड मेडल मैंने जीता ये प्रीवियसली ईयर 2023 में जो नाल्तर में इवेंट हुआ था उसमें मैंने जीता था। ओके, सो इसमें तो एक से उसके ज्यादा बाद प्लेयर्स हमारा खेलते हैं ना एक टाइम के अंदर, मतलब टीम के अंदर। तो गोल्ड मेडल की क्या स्पेसिफिकेशन थी जो आपको मिला? इसमें हमारी जो पूरी टीम को गोल्ड मेडल मिल रही थी। हमारी टीम में 6 प्लेयर्स होते, प्लेइंग 6 होते और उसके साथ जो साइड में हमारे हमारे साथ 4 और प्लेयर्स होते हैं। जो जब हमारी कोई प्लेयर इंजर होती है या होता है या दूसरे किसी मामले से वो खेल नहीं पा रहा तो उसके जगह में दूसरे हम लाते। एक्चुअली हमारी टीम में 10 का स्क्वाड होता है एक टीम में। अच्छा, तो फैजान ये भी बताएं कि 10 का स्क्वाड होता है टीम के अंदर, थोड़ा सा इस खेल को हमारे देखने वालों के लिए, जैसे इमरान ने कहा कि बहुत सारे लोग इस स्पोर्ट्स से फेमिलियर होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाउ डज इट ऑपरेट, किस तरह की चीज़ें हैं, इस क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्पोर्ट के अंदर। इस स्पोर्ट्स में तो एक्चुअली हम जो दूसरे स्पोर्ट्स देखते हैं जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसके निस्बत में जो आइस हॉकी है ये थोड़ी टफ गेम है और थोड़ी ख़तरनाक भी गेम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले बंदे की बैलेंसिंग आती है, क्योंकि आइस पे एक ब्लेड पे खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। इसके बाद जब हम कोई मैच खेलते तो उसमें ये मिनी सेकेंड्स का मैच होता है जो हमारा आइस हॉकी होता है। इसमें बंदे की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आइस पे स्केट करता है, तो इसमें बंदे की मेंटली और फिज़िकली वो फिट होना उस मस्ट है, उसके बगैर वो आइस हॉकी नहीं खेल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस फिर आप 12 महीने कर लेते हैं? आई बिलीव इसमें मौसम का भी कोई रोल होता होगा ना, आपकी जो फील्ड है जहाँ पे आप खेलते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं कोई लेम क्वेश्चन कर दूं बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता। तो इसकी जो फील्ड है वो क्या 12 महीने आपको मुयस्सर रहती है टू प्रैक्टिस? नहीं, इसमें तो हमारी आइस पे तो हम एक्चुअली 1 से 2 महीने खेलते, क्योंकि सर्दियों के महीने में गिलगित बल्तिस्तान में 1 से 2 महीने बर्फ़ जमते हैं, लेकिन गर्मियों में हम रोलर स्केट से हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे अपने टेक्निक्स को इन्हांस करते हैं, बूस्ट अप। तो फर्क होता है आई मीन आइस के ऊपर और फिर नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर इसको करने में फर्क तो डेफिनेटली होता होगा, स्पीड में, हैंडलिंग में, बैलेंसिंग में। हाँ, आइस ये तो है, आइस पे हम स्लिपरी बहुत होता है आइस, और उसके साथ हमारे पास जो स्केट्स होते हैं उनके नीचे एक ब्लेड लगा हुआ होता है, लेकिन जो एक रोलर स्केट्स होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनकी जो डायमीटर वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आइस पे हमारे लिए थोड़े मुश्किलात पैदा होते हैं उससे खेलने में। टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है। टेक्निकल ज़्यादा। अच्छा फैजान ये बताएं, जो ये जनवरी में चैंपियनशिप होने वाली है इसके हवाले से बताएं, ये किस तरह की चैंपियनशिप होगी, कितने जो कंट्रीज हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ये हमारा तीसरा सीज़न है इंडस विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल का। जनवरी के 1 या 2 वीक से ये इवेंट शुरू होने वाला है। ये एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान के एक बैकवर्ड एरिया यासीन में होने वाला है। यासीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे कोई गेम्स, अगर कोई प्लेयर अच्छा भी हो लेकिन उसे पाकिस्तान जैसे टीम में हिस्सा नहीं, पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हमने ये सोचा कि उसके जगह में यासीन में ऐसी कौन सी गेम है जिससे हम हमारे जो एथलीट्स है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा। तो हमारे पास यही आइस हॉकी, ये स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसी पे ही हम काम करते। तो 2021 में हमने ये क्लब स्टार्ट किया। उसके बाद 2022 में हमारा पहला इवेंट हुआ जो यासीन में हुआ था। उसके बाद 2023 में हमारे जो इवेंट है उसमें हमारे पास 15 से 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 5-6 टीम हमारी फीमेल्स की थी, और हम ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं उस इवेंट में। हमें नज़र भी आता है ये, और अब कम से कम इस इवेंट की कवरेज की हद तक तो हमारी गारंटी है आपको, हम ज़रूर इसको हाईलाइट करेंगे, ज़रूर इस पे बात करेंगे। और यासीन बहुत खूबसूरत जगह है, हमने बहुत सुना है टूरिज्म के हवाले से, तो लेकिन आपने कहा कि वहाँ पे एथलीट्स भी बहुत कमाल है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ऊपर आएंगे। थोड़ा सा मुझे बैनुल-अक़वामी नुक्ता निगाह से फैजान बताइए, इंटरनेशनली आइस हॉकी की बहुत जगह है, दुनिया भर में खेली जाती है, चूँकि सद इलाके दुनिया में जहाँ पे हैं वहाँ पे लोगों को ये खेल मुयस्सर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बड़ा फास्ट पेस किस्म का खेल है। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है इंटरनेशनली, हम अगर देखें, आप जैसे प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, कितना पोटेंशियल है हमारे यहाँ? पाकिस्तान में तो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो प्लेयर्स है वही
टफ टाइम दे सकते हैं दूसरी टीमों को। इसीलिए हम गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए, हमारी पाकिस्तान का कोई टीम बनाए जिससे हम विंटर ओलंपिक्स जो कि चाइना में होने वाले अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स उनमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, तो हम पाकिस्तान का नाम वहाँ पर रोशन कर सकते हैं। विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम जा सकती है, ये बड़ी अहम सजेशन आपने दी है फैजान। आपके रेफरेंस से हम इसको दोबारा से कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आइस हॉकी की टीम चीन के अंदर होने वाले विंटर ओलंपिक्स के अंदर जा सकती है अगर इस पे थोड़ी And they are willing to do it. They think they are ready, तो why not गवर्नमेंट को या स्टेट या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इस हवाले से सोचना चाहिए और इन प्लेयर्स को जो ये अच्छा परफॉर्म करे नेशनल लेवल के ऊपर, अगर ये इंटरनेशनली जाके खेलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आइस हॉकी जैसे स्पोर्ट को भी पाकिस्तान के अंदर रिकग्निशन मिल रही है, तो पता हो कि पाकिस्तान की टीम भी वहां पे मौजूद है। फैजान अली साबिर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फैजान, गुड लक आपको जनवरी में होने वाली चैंपियनशिप के हवाले से भी और आपके आइंदा आने वाले जितने भी चैंपियनशिप्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फैजान अली साबिर नेशनल आइस हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जनाब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आज हमने बात करनी है कई लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी साहब के हवाले से। इज अ ब्रांड इन म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड म्यूजिक प्रोडक्शन। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। हम अगर बज़मी साहब की बात करें तो उनके तख्लीक करदा जो गाने हैं, धुनें हैं, आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं। निसार बज़मी साहब 1 दिसंबर 1924 को मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ सिर्फ 22 बरस की उम्र में किया। सैयद निसार अहमद बज़मी 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट मुंसलिक हुए, अपने करियर का आगाज़ किया और फिर पहली बार 1946 में भारतीय फिल्म जमुना पार के लिए उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। निसार बज़मी 21 जून 1962 को भारत से पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में पहला गीत फिल्म ऐसा भी होता है के लिए कंपोज किया, जिसके बोल थे मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। रोमानवी गीतों को मोहब्बत के शौक जज्बात से सजाकर शायकीन के दिलों को गुदगुदाने में निसार बज़मी को कमाल हासिल था। निसार बज़मी ने फिल्मों के अलावा मिली नगमों को भी अपनी धुनों से सजाकर इनमें हुब्बुल वतनी का रंग भरा। उनके करियर की आखिरी फिल्म वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग थी। उनके कंपोज करदा मकबूल तरीन और सदाबहार फिल्मी गीतों में ए बहारो गवाह रहना, इजहार भी मुश्किल है, लगा है हुस्न का बाजार देखो, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे शामिल हैं। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया और इस समेत कई फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। बज़मी साहब 22 मार्च 2007 को दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन उनका काम, उनका फन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है सफर है शर्त का, और आज सफर है शर्त का एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं जिसमें गैर मामूली इलाके या गैर मामूली पहाड़ जिनका तस्करा रहता है, उनकी गैर मामूली कहानियां क्या हैं। और आज नोमल गांव की बात होगी। यहाँ पर एक नेचर स्कूल का आइडिया कैसा है, इस पे बात हो रही है। आइडिया क्या है? वकार मलिक साहब पहुंचे हैं वहां पे, आपको दिखाते हैं सफर है शर्त का नया सिलसिला। सफर जारी है। आइए गिलगित से आगे खूबसूरत कस्बा नोमल चलते हैं, जहां दासेवासी नाम का एक नखलिस्तान आबाद है। ये नखलिस्तान किसने आबाद किया, क्यों आबाद किया, देखते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और गिलगित में था तो एक नाम सुना दासे बसी का, और दास मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि दास का मतलब तो यहाँ पे यही लिया जाता है जिस तरह बंजर या डेजर्ट एक ज़मीन होती है, और बसी, और इसका मतलब है कि जिस बंदे ने ये नाम रखा है वो कितना क्रिएटिव और कितना तख्लीकी ज़हन रखता है, दासे बसी। और वो जो तख्लीकी ज़हन है वो इस वक्त मेरे साथ चहलकदमी कर रहे हैं, और ये उनकी तख्लीकियत का जो मज़र है, बहुत ही खूबसूरत नोमल में एक जगह है दासे बसी, और बिल्कुल इसी साल क्योंकि बनी है तो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त एजाज़ अलीम साहब हैं जिनका ये सारा आइडिया है, और गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि कैसे कैसे खूबसूरत आइडियाज़ लोग लेके आते हैं क्रिएटिविटी के साथ। तो एजाज़ साहब ये बताइए कि ये जो सबसे पहले ये नाम आपके ज़हन में कैसे आ गया दासे बसी, इसका मतलब अगर हम करना चाहें तो क्या होगा?
इसका वैसे तो बहुत सिंपल, अगर उर्दू में इसका मतलब हम करें तो जैसे नखलिस्तान होता है, ठीक है। एक वीरान जगह में कोई बाग, ठीक है, और इंग्लिश में अगर करें तो ऑर्चर्ड इन अ बैरन लैंड, ठीक है, ठीक है। और जहाँ तक आइडिया का है, ये जो जिस जगह पे ये बना हुआ है दासे बसी, इसको नॉर्मल दास कहते हैं। ये दास का मोहल्ला है, किसी ज़माने में ये बैरन होता बंजर था। होता था, ठीक है। तो हुंजा से कुछ लोग यहाँ माइग्रेट कर गए और उन्होंने इसे आबाद किया, इस मोहल्ले को। वैसे नॉर्मल गांव की जो पुरानी आबादी है वो तो इधर थी। तो इस अभी भी इसका जो देसी नाम है इस मोहल्ले का वो दास है, ठीक है। तो ये दास का बाग बन गया बेसिकली, ठीक है। दासे बसी यानी बंजर इलाके का ऑर्चर्ड। अच्छा, आपका जो गार्डन है वो बहुत ही कमाल है, और बाकायदा आपने इसको डिज़ाइन किया है कि किस तरह के कितने दरख्त होने चाहिए, जी। कितने टाइप्स के? रिजॉर्ट बनाने से पहले ये मैंने अपने लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट रिट्रीट बनाया था कि अपनी बकाया जिंदगी में। एक्चुअली आपका घर भी इधर ही है, घर मेरी बर्थ प्लेस है ये। यहाँ पे पहले मड हाउस होता था जिसमें मेरी पैदाइश थी। तो इसको फिर मैंने जब बनाया दोबारा से, इसको सारे मैंने ऑर्चर्ड बनाया, और इसमें फिर मैंने ज़्यादा जो नॉर्मल गांव है वो मशहूर है फ्रेंच चेरीज़ के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच चेरीज़ के 120 दरख्त हैं मेरे पास इस ऑर्चर्ड में। और ये तकरीबन 8-9 से 10 कनाल का एरिया है टोटल, और इसमें जो है 120 चेरी के दरख्त हैं, और मिक्स फ्रूट के फिर तकरीबन 60 ट्रीज, 180 टोटल, और 12 से 13 मुख्तलिफ किस्म के फल इधर मौजूद। और ये सारे मेहमानों के लिए? मेहमानों के लिए सब ओपन है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि जी आप इतना खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि जब मैंने एक चीज़ बनाया मैं चाहता हूँ कि लोग उसको एंजॉय करें। ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे 160-180 दरख्त हों और मैं लोगों को ये कहूँ कि जी आप फ्रूट नहीं खाएंगे। ये फ्रूट है ही मेहमानों के लिए। अच्छा, आपने जितना डिज़ाइन किए हैं, कमरे जिस तरह डिज़ाइन किए हैं, हर चीज़ में एक कमाल क्रिएटिविटी नज़र आती है। ये आइडियाज़ आपने कहाँ से लिए हैं? मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है आपका कोई NCA का बैकग्राउंड तो नहीं है? नहीं सर, लेकिन क्या ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसी भी तरह, ना कोई इंजीनियरिंग ना आर्किटेक्चर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर की सर्विसेज नहीं ली गई हैं। जितने आइडियाज़ हैं मैंने इंटरनेट से लिए हैं, और इंटरनेट में जो ज़्यादा मैंने आइडियाज़ लिए हैं वो मैंने पिंटरेस्ट से लिए हैं। इसके अलावा फिर मैंने ये किया है कि पिंटरेस्ट से आइडियाज़ लेते हुए मैंने यहाँ की ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको ख़राब होने नहीं दिया है। ओके। तो ये दोनों चीज़ें मिला के मैं साथ चला हूँ। ओके 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 ओके। तो ये इसमें आपके बच्चे और सारे वो मुआविन थे? जी, पूरी फैमिली ज़ाहिर है, बहुत सारे दोस्त जिनके बगैर शायद ये मुमकिन ना होता। फैमिली सपोर्ट और हर कोई यहाँ पे, फिर कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है रिगार्डलेस ऑफ एनी सेक्टेरियन एफिलिएशन, सब की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली है। ओके ओके। अच्छा, फिर आपने एक जो पत्थर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, और ये पत्थर आपने मतलब कहाँ से लाया है? एक्चुअली आपकी हर जगह ऐसी है जहाँ पर दिल करता है इंसान बैठ जाए। अच्छा, तो ये जो पत्थर है इसमें बेसिकली तो जो काम हुआ है वो ब्लॉक मैसनरी है, बट इसके ऊपर जो स्टोन क्लैडिंग हुई है उसके लिए सारा स्टोन मैंने हुसैनाबाद और मायोन हुंजा ओके 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 इससे मंगवाया है, वहाँ से मंगवाया है। यहाँ से सारा पत्थर का काम किया जी। और अभी तक जितने लोग आ रहे हैं तो एक मतलब शदीद फैसिनेट होते होंगे, और जहाँ पे आपने जो पेट्स रखे हुए हैं, एक तो बंटी है, बंटी, कुकी, चेरी वो इतनी खूबसूरत हैं। मतलब मैं जब सुबह उठा तो मतलब वो बड़ा ही एक कमाल मंजर था कि वो जो बंटी और कुकी और वो जितने फ्रेंडली हैं, तो जितने मेहमान आते हैं उनके बच्चे उनको तंग तो नहीं करते, या वो खुश रहती होंगी बच्चों के साथ? यहाँ पे हम मेहमानों से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादातर मेहमान पेट फ्रेंडली होते हैं, पेट लविंग होते हैं, और वो इनके साथ खेलते हैं। बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम मेहमानों को इतना एजुकेट करें कि हम पेट्स के साथ कोई भी जो है ना कोई
रूड एटीट्यूड हम टॉलरेट नहीं करते। बहुत बहुत सही कर चर्च को बनाने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नेचर रिजॉर्ट और ऑर्गेनिक है। एक तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, बेशक दरख्त हैं या सब्जियां, हमारे अपने किचन गार्डन्स हैं। अच्छा, वहीं से सब्जियां हम किचन में यूज़ करते हैं। कोई फर्टिलाइज़र, कमर्शियल फर्टिलाइज़र यहाँ पे यूज़ नहीं होता। जबरदस्त। जितना नेचुरल फर्टिलाइज़र है, अभी आप अगर दिखाएं तो ये जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं यहाँ पे नीचे ज़मीन के ऊपर, ये सारा फर्टिलाइज़र है। इन्हीं पत्तों को हम इन्हीं दरख्तों के नीचे थोड़े से घड़े बना के उनमें दबा देते हैं। ओके। तो ये यहाँ का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। आपको यूरिया, पोटैश वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जैसे इस दरख्त के नीचे जितना है ये सब यूज़ होगा यहाँ पर। सही 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 सही। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि आप किसी नेचर स्कूल की भी बात कर रहे थे। एक तो हमारा कम्युनिटी स्कूल यहाँ पे हम चला रहे हैं और सेल्फ हेल्प बेसिस पे चला रहे हैं, और वो है बेसिकली मदर एंड किड्स के लिए। मदर की भी ट्रेनिंग होती है और बच्चों की भी। ठीक है। वो अप टू 6 इयर्स है। ठीक है। अब सिंस मैंने ये बना लिया एक नेचर रिजॉर्ट, तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि इसका प्रोडक्टिव यूज़ भी हो, सिर्फ कमर्शियल और बिजनेस यूज़ ना हो। उसके लिए एक तो हम कुछ सेशंस करते हैं। यहाँ की जो यूथ है उनके लिए एजुकेशनल लेवल पे कोई सेशंस वगैरह, कभी हिस्टोरियन आएंगे, कभी कोई आएंगे, वो आके यहाँ पे बातचीत करेंगे। दूसरा, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि परसों शेर बच्चा साहब ने आना है, शेरबाज बर्चा साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पे आएं और यहाँ की जो गांव की यूथ है इनको हिस्ट्री पढ़ाएं, जीबी की हिस्ट्री के बारे में बताएं, क्योंकि वो एक लिविंग लेजेंड हैं। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। उनसे अच्छे हिस्टोरियन जीबी में बहुत कम है। तो आखिर आप वो नेचर स्कूल की बात नेचर स्कूल का कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल के, उनके लिए एक स्कूल बनाया जाएगा। कोई उसकी बिल्डिंग नहीं होगी, वो ओपन होगा। फील्ड, उसके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड हमने अलग रखा हुआ है, एलोकेट कर दिया जी। उसमें वो बनेगा, वहाँ पे पेट्स होंगे। अच्छा। वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स आएंगे और टीचर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह होगा, कुछ लोकल टीचर्स होंगे, कुछ नॉन लोकल टीचर्स। बल्कि आपके चैनल के तवसत से मैं ये बताना भी चाहूँगा कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम ये है कि ड्यूरिंग टूरिस्ट सीज़न, जो अप्रैल से शुरू हो जाता है फिर नवंबर तक यहाँ पे चलता है, या उसके बाद भी वो आके यहाँ पे रह सकते हैं हमारे पास। हम उनसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे, हम उन्हें अपने रिजॉर्ट पे रखेंगे, फुली स्पॉन्सर्ड होगा। हम चाहते हैं कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे हम इस गांव के बच्चों को जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट दे सकें। तो वो जो टीचर्स आएंगे वो बेसिकली एजुकेशनल जो है ना थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, लोकल्स का भी और नॉन लोकल्स का। उसकी वजह से बच्चों पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और एक्सप्रेस के जितने भी नाजरीन हैं वो जो देख रहे हैं उनमें से किसी को वो उस आइडिया के वाले से बेनिफिट उठा पाता है, ये नहीं उठा पाता। लेकिन एजाज साहब, आपके साथ जो बंदा खड़ा हुआ है, इसका पस मंज़र क्योंकि साइकोलॉजी का है और मोस्टली जो काम है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे मैंने किया है, तो ये जो ऑफ़र आपने नाज़रीन को कराई है ये मेरे लिए भी है। जी जी, सबके लिए। कोई भी फ़र्द जिसकी वजह से इस इलाके को फ़ायदा पहुँचे, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुँचे, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे वेलकम करूँगा उन्हें। और 2 महीने, 1 महीना, 10 दिन, जितना वो यहाँ रह सकते हैं वो हमारे पास रहें और हमारे बच्चों को एजुकेट करें। जब आप ऐसी बातें मैं सुनता हूँ ना एजाज साहब, किसी से भी, और बहुत सुनता हूँ, लाइक कद्दू से लेके बहुत, तो मैं उसको कहता हूँ अमूमी तौर पे, जो मैं इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों को बताने में, वो कहता हूँ टिपिकल जीबी माइंड। तो आपका टिपिकल जीबी माइंड है, और वो टिपिकल जीबी माइंड में उसको कहता हूँ जो कि एक काम कर रहा है कमर्शियल बुनियादों पे, सारा कुछ है, लेकिन वो ये चाहता है कि नहीं, इसमें से भी कोई फलाह के रास्ते जो हैं वो निकलें और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। और वो ये टिपिकल जीबी माइंडसेट है, सो ब्यूटीफुल, मतलब ये कमाल है। और यही शायद गिलगित बल्तिस्तान को मुनफरिद करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। तो थैंक यू वेरी मच। आपकी ऑफ़र तो अब क्योंकि रिकॉर्ड हो गई है तो मैं तो बिल्कुल आता हूँ। दासेबासी नोमल गाँव में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है,
और आप जब भी कराकोरम हाईवे से भी नॉर्मल आ सकते हैं, गिलगित से आप एक बहुत खूबसूरत डलतर की जो हाईवे बनी है, बहुत खूबसूरत रोड है। सो आप 20 मिनट्स आपको यहाँ लगते हैं। गिलगित में कई लोग होते हैं जो शहरों से उकताए होते हैं और फिर दोबारा से शहर में नहीं रहना चाहते। उनके लिए भी, जो कि गिलगित को बेस सिटी समझते हैं, उनके लिए भी नोमल एक सबसे बेस्ट जगह है, खूबसूरत गांव है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। हुंजा दास्तान में तार साहब ने जिक्र किया था इसका नोमल का, जिसमें उनकी बेटी जो है अपने कलमी दोस्त से यहाँ मिलने आती हैं, और ये 80s की, हाँ, इस तरह की बात है। और आप गालबन आप कह रहे थे कि आप वो चश्मदीद गवाह भी हैं, तार साहब जब आए अपनी बेटी के साथ यहाँ खड़ी हुई थी किसी दुकान के सामने। जी, यहाँ पे उन तारड़ साहब की जो बेटी हैं, उनके एक कलमी दोस्त, जो हम उस जमाने में कलमी दोस्त हुआ करते थे, तो उनकी एक यहाँ पे दोस्त होती थी, तो वो उनसे मिलने आई थी। वो अभी आजकल यहाँ है नहीं? वो कराची में सेटल्ड हैं। अच्छा। तो उनसे वो मिलने आई थी, तो हमें याद है ये अर्ली 90s का दौर था। ये दासेबसी रिजॉर्ट के लिए जब आप रोड से ऊपर मुड़ते हैं तो वहीं पे कुछ दुकानें, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी भी हैं, जो लोकल्स हैं उनकी, जिनसे वो मिलने आए थे। तो वहाँ पे तारड़ साहब खड़े थे, उनकी बेगम और उनकी बेटी थी। तो मुझे याद है, इस बात को तो तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन मैं वो मंजर भूला नहीं हूँ जब तारड़ साहब वहाँ पे खड़े थे। शायद वो वाहिद मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन तो नहीं, बट मैंने पहली दफ़ा, और शायद उसके अलावा मैंने उनसे कभी मिला नहीं। बड़ा इश्तियाक है उनसे मिलने का। जीबी में वो आते रहते हैं, ओशो थांग शाहजी के पास तो बहुत आते हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कभी आए तो। वो तो डेफिनेटली, लेकिन ओशो थांग के वक्त में एक्चुअली एक तो ये था भी नहीं। जी जी। और ये तो अब नई दरियाफ्त है हमारी, और इस साल बना है। इंशाल्लाह कभी आएंगे तो वो हम उन्हें मोस्ट वेलकम, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा हमें। सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। एक बड़ी अहम स्टोरी थी, हमने कहा इस पर जरा बात कर ले। वो 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े अहम कुछ उनकी तरफ से डेवलपमेंट आ रही हैं। तो ताज़ा तरीन ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तादाद कितनी है सीट्स की, ये इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया है। उसने आम इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी है। डिजिटल मरदमशुमारी हुई थी, आपको मालूम है। इसके तहत जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें हैं जी, उनकी तादाद अब 266 हो गई है। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं, सिंध में 61 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 45 है, और बलोचिस्तान में जो कौमी असम्बली की तादाद है नशिस्तों की वो 16 होगी। बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, जबकि सिंध में 130 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जी जनरल नशिस्तें 115, जबकि बलोचिस्तान में 51 होंगी। इसी सारी सूरत हाल इस पर हमने बात करनी है। और इस सूरत हाल को देखते हुए कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे सीट्स कम हुई हैं, कुछ में बढ़ी हैं। जैसे अगर मैं डिटेल में थोड़ी सी बात करूं तो खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की जो एक नशिस्त है वो इस मरदमशुमारी के बाद कम हो गई है। खैरपुर की सूबाई नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगड़ की सूबाई नशिस्तें 6 से कम होकर 5 रह गई हैं। जबकि अगर मलीर, कराची और ईस्ट और सेंट्रल की बात करें तो यहां भी सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम नहीं हुई, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर जो ईस्ट की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 8 से बढ़कर 9 हुई हैं। इसी तरह सेंट्रल की जो 8 नशिस्तें थी वो अब बढ़कर 9 हो गई हैं। और हम अगर सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात करते हैं तो उसमें कमी वाक़ई हुई है, वो 3 से कम होकर 2 रह गई हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पार्टीज की पोजीशन देखते हैं, जैसे हम सिंध में देखते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी डोमिनेट करती नजर आती है। पंजाब में से पहले नून लीग का अच्छा वोट बैंक था, अब तहरीक इंसाफ का भी अच्छा वोट बैंक है। तो हम समहाउ एक इक्वेशन अपने माइंड में लेके आ सकते हैं। जैसे 141 अगर पंजाब असम्बली की, अगर 141 अगर पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं तो फिर हम समहाउ एक इक्वेशन बना सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितने नंबर्स यहां से लेगी, तो फिर वो एक मेजॉरिटी की जानिब जाएगी। आई बिलीव 172 पहले था, अब इस पे जरा मैं कैलकुलेशन कर लूंगा कि क्या स्टिल 172 पे ही है या इसमें भी कोई तब्दीली आई है। इस्लामाबाद की नशिस्तें 3 हैं इस वक्त, बड़ी अहम नशिस्तें हैं। देखना यह भी होगा कि इस पे पार्टीज की क्या पॉलिसी रहती है। और दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली में नया वजीर आजम या कायदे अवान बनना है, इसका जो मेजर फिगर है ये बिल्कुल मेरे सामने बल्कि आ गया। एक्सप्रेस रोजनामा के मुताबिक अब 172 के बजाय
169 हो गया है। पहले 172 के लिए कायदे अवान या वजीर आजम जिसके पास 172 वोट होते थे वो बनता था। अब कौमी असम्बली में जिस पार्टी के पास 169 सीट्स होंगी उनका वजीर आजम बन सकेगा। ओह नाइस। इसी हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन की जो नई हल्का बंदियां जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक ये की गई हैं। सो इससे किस तरह से किस पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या कैलकुलेशन है इमरान सेठ के, क्या इक्वेशन बनेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, अगर जारी बात है, मिसाल के तौर पे अगर सांगड़ की एक नशिस्त कम हुई है कौमी असम्बली की, तो हमें अंदाजा हो सकता है, मैं नहीं किसी को पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन अंदाजा हो सकता है कि इससे किस पार्टी को नुकसान हो सकता है, उनकी एक सीट, और किसको फायदा हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है। एक सीट कम हुई, जारी बात है, उसका फिर एज अगर किसी पार्टी की पंजाब में नशिस्तें ज्यादा हैं तो उसको हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि वाइटल रोल प्ले करेंगे ये जो छोटे सूबे हैं, सीट्स के हिसाब से छोटे सूबे, जैसे मैं केपी की बात करूं या बलूचिस्तान की बात करूं, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि इनके जो लोग इलेक्ट वहां से होकर आते हैं, जो कि यहाँ पे यूजुअली हमला इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, पुराने लोग हैं, बरादरी सिस्टम है, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, तो पुराने लोग हैं जो सिलेक्ट होते चले आते हैं या इलेक्ट होते चले आते हैं, तो फिर ये देखना होगा कि वो किस जानिब जाते हैं। और रिसेंट कुछ जो पॉलिटिकली डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमने देखा है नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दौरा किया, उसके बाद अगरचे कि कल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद थी यौम तासीस के मौके पर, आई थिंक 56वां यौम तासीस था जिसपे कल एक पब्लिक गैदरिंग बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई। तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब का जो दौरा था उसमें बड़ी अहम शख्सियात, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अहम शख्सियात शामिल हैं, वो नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हुई थी PMLN के अंदर, उन्होंने ऐलान किया था। और कल का जो दौरा था इनफैक्ट जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, इसमें उन्होंने जो तकरीरें की उसमें उन्होंने आड़े हाथों भी लिया, नून लीग की शोबाजियों का भी जिक्र किया कुछ उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ ऐसे अहम लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की। सो ये जोड़ तोड़ तो अब जब तक इलेक्शन जारी है जारी रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ज्यादा फोकस हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर कुछ हद तक सिंध के ऊपर भी, कि वहां से जो नशिस्तें हैं वो ली जाए, अगर कोई डेंट पंजाब में पड़ जाए तो फिर उसको साइड कट से कवर करना। और अभी ये जितनी भी पार्टीज हैं ये अभी कैंपेन जो इलेक्शन की बाकायदा तौर पे करेंगी, उस पे भी पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर ये बात वाजे होगी, इक्वेशन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि कौन सी पार्टी कौन से एरिया के अंदर, कौन से सूबे के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है, जो पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है, अपने सूबे से हटकर दीगर सूबों की तरफ भी फोकस किया जा रहा है, तो ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और इंपॉर्टेंट खबर है जी, इलेक्शन के हवाले से तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। 4 सरकारी इदारों की जो हुकूमती सरपरस्ती है उसको खत्म कर दिया ये गया। बहुत बड़ी खबर है। IMF की शर्त थी, इसके तहत जो माली खसारा है इसके बायस बनने वाले इदारे, जो कि जिन्हें हम व्हाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं, इनको हुकूमती सरपरस्ती से निकालकर एक खुद मुख्तार बोर्ड तश्कील देने की बात हुई है। मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं, इसमें रेडियो पाकिस्तान है, इसमें NHA है, इसमें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, इसमें पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के इदारे हैं। इनकी हुकूमती सरपरस्ती खत्म कर दी गई है। अब ये जो चारों इदारे हैं ये मुख्तलिफ खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इन चारों इदारों से मुतल्लिक जो ऑर्डिनेंस है उसकी मंजूरी दे दी है, और ये ऑर्डिनेंस ये भी कहता है कि इसके दूसरे मरहले में पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि PTV, कस्टम्स और पाकिस्तान स्टील मिल को हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद किया जाएगा। और इसके लिए जो वजारत कानून है उसकी जानिब से जल्द एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के इदारे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दिफा से है या पाकिस्तान की सलामती से है या पाकिस्तान के दिफाई मफादात से है, उनको किसी भी तौर प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा या उनसे हुकूमती सरपरस्ती खत्म नहीं की जाएगी, ऐसा कहना चाहिए। प्राइवेटाइज तो शायद ठीक वर्ड नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और वी हैव समथिंग जी एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और अहम खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जंग बंदी के हवाले से इजराइल का जो शुमाली गजा उसमें कार्रवाइयां फिर से शुरू करने का ऐलान है। इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जो जारी 7 रोजा जंग बंदी है उसको खत्म कर दिया। लेकिन हम इससे पहले बात कर रहे थे, पहले 4 रोज फिर 2 रोज दोबारा हुआ था, इसमें कतर ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। लेकिन अब ताजा तरीन जो खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर है कि जंग बंदी खत्म हो गई है। इसराइल का शिमाली गजा में दोबारा से कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान सामने आया है। हजारों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद, जिसमें 70% से भी ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल हैं, ये जंग बंदी सामने आई थी जिसमें कुछ मिकदार में सामान को गजा की पट्टी में जाने की इजाजत दी गई थी, अगरचे के यहां पर जरूरत बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ हद तक इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई थी कि इमदाद गजा में पहुंचे। अब यह जंगबंदी दोबारा खत्म हुई है और बयानात जो इसराइल की तरफ से, उनके वजीर खारजा की तरफ से, उनके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सामने आ रहे थे, अब उनकी ऐसा लगता है कि इंडोर्समेंट दोबारा से शुरू हो गई है। और नेतन्याहू ने कहा था कि हम पूरे जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ दोबारा कार्रवाइयां शुरू करेंगे, अगरचे कि अमेरिका यह कहता आया है कि हम चाहते हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल को भरपूर फौजी मदद भी फराहम की है मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ। जंगबंदी के खात्मे का
का ऐलान कर दिया है इजराइल ने और दोबारा से उन्होंने शुमाली गजा के ऊपर कार्रवाइयों के हवाले से ऐलान किया है। इस पर मजीद भी जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं अदाकारी छोड़कर कमर्शियल पायलट बनने वाली अमारा चौधरी से। देखते हैं क्या बात हुई। आज की मेरा पाकिस्तान की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जो बिल्कुल नापैद है। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि एक खातून जो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और उसके साथ साथ जहाज भी उड़ाती हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से करवाने आई हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त भी हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? आई एम गुड, बट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं आपके रूम में जा रही थी और आप मुझे रास्ते में मिल गई। बस मैंने अभी अपना फ्लाइट प्लान कंफर्म किया था, तो मैं तो फ्लाइंग के लिए जा रही थी। तो यानी मैं सही टाइम पे पहुंची हूँ क्योंकि आज सिर्फ मैं नहीं मिलने आई, आपसे पूरा पाकिस्तान मिलने आया और आपकी कहानी जानने आया। तो उसके लिए तो आपको फिर मेरे साथ फ्लाई करना पड़ेगा। Why not? It's a player. आप देख लें, आपको हाइट से डर तो नहीं लगता? मुझे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर आप जहाज उड़ा सकती हैं तो मैं साथ बैठ के एंजॉय तो कर ही सकती हूँ। तो फिर आप चलें मेरे साथ। चलें। लेट्स गो। सो मीट माय इंस्ट्रक्टर कैप्टन फिजाज। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आज हम फ्लाई कर रहे थे और मेरी फ्रेंड ने अचानक से छापा मारा यहाँ पर और ये चाह रही है कि हम इन्हें भी फ्लाइंग के लिए लेकर चले आ जाए, फिर चलते हैं। लेट्स गो। चलें। हम एयरक्राफ्ट हैंगर में आ गए हैं और ये जितने एयरक्राफ्ट आप देख रही हैं ये 172 है। हमारे पास यहाँ पे 162 भी है, ठीक है, बट वो गया हुआ है फ्लाइंग पर। अच्छा, हमारा ये जितने जहाज यहाँ पे खड़े हैं, सबसे पहला कौन सा फ्लाई किया था आपने? मैंने ऑस्कर, मेरा एयर एक्सपीरियंस भी अच्छा, ऑस्कर पे हुआ था जी। ऑस्कर पे हुआ था और मैंने ऑलमोस्ट 5 आवर्स इसी पे फ्लाई किया था। और कभी सोलो भी फ्लाई किया आपने? एग्जैक्टली, मेरी फर्स्ट सोलो जो थी वो ब्रावो क्यूबिक पे थी। अच्छा, तो हमारा आज हम किस जहाज पे फ्लाई करने वाले हैं? आज हम 172 पे करेंगे, ब्रावो पापा पे। ओके। इसकी पहले मैं प्री फ्लाइट करूंगी जिसे हम 360 भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, थोड़ा सा प्रॉप से थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाए। प्रॉप क्लियर। एयरक्राफ्ट से आपको लाहौर की सैर करवाने का इरादा है, लेकिन स्मॉग ने तो लाहौर का बुरा हाल कर रखा है। स्मॉग में अटी लाहौर की तारीखी इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। एक तो हद्दे निगाह बहुत कम है, दूसरा ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत कम नजर आ रहा है। लाहौर में तो कुछ खास नजर नहीं आया। अब शेखुपुरा का रुख करते हैं। शेखुपुरा की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। हो सकता है लाहौर से बाहर स्मोक कम हो और हिरन मीनार अच्छे से दिख सके। जी तो ये है हिरन मीनार, एक इंसान और जानवर की मोहब्बत की लाजवाल यादगार। इस यादगार की जमीन से सैर आपको करवा चुकी हूँ। हिरन मीनार कदरे बेहतर नजर आ रहा है। अब वापसी का रुख करते हैं और अमारा चौधरी की कहानी जानते हैं।
एक्सपीरियंस वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वैसे मुझे ना लैंडिंग पे डर लगता है लेकिन ट्रस्ट मी आज मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इतनी स्मूथ लैंडिंग हुई है, मुझे ज़रा डर नहीं लगा। थैंक यू सो मच। तो आपको हिरन मीनार कैसा लगा? हिरन मीनार की खूबसूरती जो एरियल व्यू से आज मैंने देखी है वो टोटली डिफरेंट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान इसका क्लियर व्यू नहीं आ सका बिकॉज ऑफ स्मोक, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चलें, गुड। तो हमारा आप एक्टिंग करती थी, मॉडलिंग करती थी, फिर अचानक से हेडलाइंस आती हैं कि अमारा जो है वो पायलट बन चुके हैं। तो मुझे बताएं ये सीन क्या था और बचपन से शौक था जहाज उड़ाने का? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो यू नो आप जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो फिर मैं देखती थी कि कॉकपिट का जैसे दरवाज़ा खुलता था ना तो एक वो क्यूरियोसिटी होती थी कि यार देखना है ये। एग्जैक्टली। तो मुझे फिर ये शौक पैदा हुआ कि यार वाई दैट पैसेंजर सीट, यू नो वाई नॉट कॉकपिट एंड वाई नॉट अ को पायलट। तो फिर उसके लिए मैंने चेक किया, फिर मैंने पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो चेक किए। सिंस आई एम फ्रॉम लाहौर, तो फिर मुझे यही था कि मैं यहीं से ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ, तो फिर बस मैंने यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं। अभी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, 14 एग्ज़ाम्स थे हमारे और आई एम डन विद 190 आवर्स। सो 200 करने हैं तो बस आई एम क्लोज टू माई लाइसेंस। तो हमारा ये जो जर्नी होती है इसमें फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आपको फैमिली ने किस हद तक सपोर्ट किया जब आपने सोचा कि मैंने अब मॉडलिंग को, एक्टिंग को क्विट करके मैंने पायलट बनना है? जब मुझे फ्लाइंग में आना था तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे फ्लाइंग में जाना है, बट ये थोड़ा सा एक यू नो होता है ना कि अच्छा लड़कियां फ्लाइंग में, जिस तरह से आप नॉर्मल भी बात करो तो दे वर कंसर्न कि क्या पाकिस्तान में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्जैक्टली फॉर फीमेल्स जो यू नो मेल्स के लिए हैं। तो आई टोल्ड माई बाबा कि मुझे करना है और इंशाल्लाह देखें जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ही बना देता है। मेहनत करना आपके हाथ में होता है। हमारा एक्टिंग जब करती थी आप तो एक्टिंग में हमें एक किरदार दिया जाता है जिस किरदार में खुद को ढालना होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल है या जहाज़ उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं या कोई भी फील्ड है, उसके लिए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना तो आप वो कर जाते हैं। आपको अपने आप से सबसे पहले सिंसियर होना पड़ता है, फिर आप जो है ना बाकी चीज़ें करते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसकी एग्जांपल जो है वो हमारा है। बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरा साइंस या मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें मैथ्स मतलब जर्नल नेविगेशन था, फिर आपका फ़्लाइट प्लानिंग था, ठीक है, फिर आपका POF में भी काफ़ी मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन था। तो मतलब वो सब्जेक्ट्स, और मुझे जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये मैं कैसे करूँगी, फिर मैं कहा यार करके तो दिखाना है। अच्छा हमारा, मैं आपको देख रही थी ड्यूरिंग फ्लाइट, मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरी दोस्त किस तरह से इतनी सारी चीज़ें, इतने बटन्स और अजीब अजीब तरह की चीज़ें थी। मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमारा किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर रही है, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो देखें ना, मल्टीटास्किंग स्टार्ट में जब आप लाइक बिल्कुल ज्वाइन करते हो उस टाइम आप इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, आप चीज़ों को प्रॉपर्ली लेकर नहीं जा रहे होते हो, इसी वजह से इंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर विद टाइम विद प्रैक्टिस आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बस यहाँ पे आ जाती हैं और प्रैक्टिस के साथ आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ये इतना आसान है, ये जर्नी इतनी आसान है कि कोई भी पायलट बन सकता है? आई मीन अगर मैं अपने लिए पूछूं, इफ़ यू आर पैशनेट, ठीक है, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग तो आप बन सकती हैं। ओके, तो यानी मैं कितनी पैशनेट हूँ उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। फ्यूचर में किस चीज़ को परस्यू करेंगे आप? मैं इंशाल्लाह फ्लाइंग को ही करूँगी, बिकॉज हर दफ़ा मैं यही मेंशन करती हूँ जब भी मुझसे पूछा जाता है। अच्छा, जब ये आपके 200 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप नेशनल और इंटरनेशनल एज अ पायलट फ्लाई कर सकती हैं? एग्जैक्टली। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लड़कियां जो होती हैं ना अमूमन, उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो खौफज़दा हो जाती हैं, हाइट से तो स्पेशली खौफज़दा हो जाती हैं। तो जब हमारा फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठी थी, कितना डर लगा था, सच बताना है? एयर एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं कि लाइक स्टूडेंट डरेगा या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज यू नो, मैं वापस आई तो जंप करती, मैंने कहा सर मुझे तो बिल्कुल भी लाइक आई वाज फाइन, क्योंकि ज़्यादातर लोग वॉमिट वगैरह करते हैं, नोजिया होता है। एग्जैक्टली। तो आई वाज हैप्पी कि यार चलो मैंने फर्स्ट जो है ना वो तो कवर कर ली अपनी चीज़। शोबिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक था पहले और उसमें आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, बहुत से आपने ड्रामास किए, अब आप फ़िज़ाई बुलंदियों को छू रही हैं, तो इन दोनों फील्ड्स में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों फील्ड्स में मैं भी कॉमन हूँ।
ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है। और उसके अलावा मेरा पैशन कॉमन है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी है। और जब मैं एक्टिंग कर रही थी तब आई वॉज पैशनेट अबाउट इट, बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे एज करियर लेकर चलूँगी। अच्छा। मैं उसके साथ साथ अपनी मास्टर्स कर रही थी। फिर जब मैंने मास्टर्स किया तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी चाहिए, और जब मुझे शौक भी है तो फिर व्हाई नॉट दिस थिंग। हमारा इमर्स से आप एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनको लगता है कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। उनको क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए मेहनत करें, और इंसान गिरता है तो संभलता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। अगर कुछ करने की लगन हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। अमारा चौधरी से मुलाकात का मकसद ये था कि अगर आप ठान लेते हैं तो जिंदगी बदल सकती है। वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द शो। हमें आपको कारवान सराय के हवाले से बताना है। आप देखते हैं हर इतवार की शाम 8:05 पर एक्सप्रेस न्यूज, और मुस्तनसर हुसैन तारा साहब, सरमद सुल्तान खुसट साहब के साथ कुछ मंटो सीरीज पे बात कर रहे हैं। आई थिंक एक इंडल्जेंस ज़्यादा थी, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब उस वक्त ये था कि जो आपके पास मटेरियल है तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि मैंने उल्टी फिल्म बनाई। नंदीसा ने जो फिल्म बनाई, आपने जो बनाई, दोनों का नुक्ता नज़र ज़ाहिर है डिफरेंट है। डू यू फील के विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील कि आपको एक और मंटो बनानी चाहिए? क्योंकि मेरा जो पर्सनल है, और जो मैं कतई तौर पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुशाहिदा है, मंटो को मैंने कम से कम बचपन में कभी ड्रंक नहीं देखा, लड़खड़ाते देखा। मंटो को हमेशा मैंने मुस्कुराते देखा। ही वॉज ए वेरी प्लेजेंट पर्सन। तो ज़किया साहिबा हयात थी उस वक्त, तो मैं और शाहिद साहब सुबह सुबह वही नुसरत मंटो के घर हम सुबह सुबह गए। तो मैं तब यही कहता, मैंने कहा जी मैंने काफ़ी हद तक कुछ महीने अपने आप को बाकायदा कमरे में बंद करके दोबारा पढ़ा है। मैं जो कुछ ढूंढ सकता था, चंद तस्वीर के अलावा कुछ मिलता भी नहीं, विजुअल भी का, राइट। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें, मैंने कहा मैं सिर्फ चाह रहा था कि जिसकी मेमोरी हो मैं एक दफ़ा दिखा दूँ। जैसे अब मैंने कहा मेरी इंटरप्रिटेशन है कि मेरी हालत अफसाना लिखने से पहले ऐसी हो जाती जैसी मुर्गी के अंडा देने से पहले। मैंने कौन सब चीज़ों को अब मैं अपने वैसे वो रोज़ अंडा देते थे। हाँ, तो मैंने सब वो उसमें ना जो मेरा इंटरप्रिटेशन था ना कि हर वक्त नहीं, मेरा मतलब कि आपका लहजा जो था जी, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो ज़किया साहिबा ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो तो काफ़ी पंजाबी लहजे में बात करते थे और पंजाबी में ही बात करते थे। कहते हैं हमने उनको उर्दू बोलते हुए बहुत कम सुना। अब्बा ने चूँकि ऑन कैमरा ज़्यादा काम किया था, मैं अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन की वजह से बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा रहा, तो इसलिए वो कभी डायरेक्ट कंपैरिजन, और कभी आई थिंक अब्बा हालांकि कहते नहीं जी प्यो पुत्र भी एक फील्ड च होन ते जेलसी होंदी है। मुझे अभी तक तो फील नहीं हुई उनसे, उनको होती है मुझे नहीं पता। तो मैं हमेशा उनको एडमायर ही करता हूँ इस बात पे कि वो, और वो अच्छे उस तरह से नाक़िद भी। वेरी इंटरेस्टिंग। आप इतवार को 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज पे देख सकेंगे। हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देखिएगा। मंडे तक के हैव अ नाइस वीकेंड।